गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरीहा इदरीस। अदलिया के अंदर जारी महाजराई इस वक्त उरूज पर नजर आ रही है। कल जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज की तकर्री की मंजूरी दे दी गई। इस इजलास का कमीशन के 4 अरकान ने बॉयकॉट किया, जबकि वकला ने इस मौके पर शदीद एहतजाज भी किया। पाकिस्तान की अदलिया में जारी महाजराई की वजह से अब नजर ही आ रहा है कि IMF भी अदलिया की सूरत हाल का जायजा ले रहा है। आज IMF के वफ्द ने अदलिया की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया। वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस की तरफ से जो मीडिया को ब्रीफिंग दी गई वो कुछ यूँ है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैंने IMF को जवाब दिया कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। वफ्द ने कहा हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वक्त से कहा हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। मुझे ख़त बहुत आते हैं। मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ख़त भी मिला है। मैंने वज़ीर आज़म साहब को बज़रिए अटॉर्नी जनरल कहा है कि वो अपनी टीम के साथ आएँ। हमने हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। बानी PTI का ख़त आया है। बानी PTI का ख़त जजेस आइनी कमेटी को भिजवा दिया गया है, वो तय करेंगे। ख़त लिखने वाली जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। पुरानी चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैंने जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। मैंने कहा मुझे जजेस लाने दें। जस्टिस कुल हसन अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल हैं। जस्टिस कुल हसन को कायम मुकाम जज के तौर पर लाया गया क्योंकि वो टैक्स केसेस में एक्सपर्ट हैं। हमें सिस्टम पर एतबार करना होगा। आइंदा हफ्ते से 2 मुस्तकिल बेंचेस सिर्फ क्रिमिनल केसेस सुना करेंगे। जो मेरे इख्तियार में है वो मैं जरूर करूंगा। कोर्ट पैकिंग का तासुर गलत है, ये चीफ जस्टिस ने कहा। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हम IMF वफ्द के सामने 26वीं तरमीम और 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली का मामला उठाएंगे। लेट्स वॉच हिम। ये जो वफ्द आ रहा है ये कोई रिव्यू मिशन नहीं है, बल्कि ये जो आपका रिफॉर्म्स प्रोसेस है और रूल ऑफ लॉ है, आइन और कानून की बालादस्ती, उसको देखने के लिए आ रहे हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है। हम लोग जो इलेक्शंस में रिगिंग हुई है वो सारी चीजें रखेंगे, मैंडेट की चोरी रखेंगे। उसकी वजह यह है कि ये सारी की सारी चीजें लिंक्ड हैं आपके गवर्नेंस के साथ, आपकी हुकूमत साजी के साथ। ये पार्लियामेंट में जो इस वक्त इंस्टॉल्ड रिजीम बैठी हुई है शहबाज शरीफ की, ये दर हकीकत जेन्युइन गवर्नमेंट नहीं है। जेन्युइन गवर्नमेंट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात इस वक्त मुअत्तल हैं। आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने बातचीत की बहाली का रास्ता बता दिया है। बैरिस्टर साहब ने कहा है कि अगर हुकूमत हमारे दोनों मुतालबात को तस्लीम करने का ऐलान कर दे तो बातचीत बहाल हो सकती है। लेट्स वॉच इट। मुज़ाकरात जो शुरू हुए थे ये दफन हो चुके हैं, ये अब नहीं शुरू होंगे। हुकूमत संजीदा नहीं थी कि हमारी जो 2 मुतालबात थे वो माने। अगर हुकूमत तहरीरी तौर पे ये दोनों मुतालबात मान लेती है तो दोबारा से ये मुतालबात का जो दौर है इसको शुरू किया जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन नजर नहीं आता। IMF वफ्द को चीफ जस्टिस से मुलाकात की जरूरत क्यों पेश आई? क्या तहरीक इंसाफ की शराइत पर बातचीत बहाल होना मुमकिन भी है? आज इस पर बात करेंगे सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर से। बैरिस्टर अली जफर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आज IMF ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। मुलाकात में जजेस की तकर्री और अदलिया की आज़ादी से मुतालिक भी बात हुई। ये एक अनयूजुअल मुलाकात है या इस किस्म की मुलाकातों की इजाज़त होनी चाहिए IMF को? जी, बहुत ही अनयूजुअल मुलाकात है। मेरे ख्याल पहले कभी नहीं हुई ऐसी मुलाकात, और एक शहरी की हैसियत से मैं समझता हूं कि ऐसी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। ये हक नहीं होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन का कि आपके जुडिशल निज़ाम के ऊपर वो मॉनिटरिंग करे, चाहे जितनी भी खराबियां हों जुडिशल निज़ाम में। ये किसी इंस्टीट्यूशन का हक नहीं है। लेकिन इस केस में मुख्तलिफ बात ये हो गई कि हुकूमत ने जो IMF के साथ मुआहदा किया उसमें महज 28 या 29 है, लेकिन एक शिक जरूर है, और उस शिक में उन्होंने ये हक दे दिया IMF को कि आप इस तरह की जुडिशरी की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो IMF के पास चूंकि उन्होंने इस मुआहदे के तहत ही लोन दिया, तो उनके पास ये हक है कि वो फिर जाके तो किसी से भी पूछगिछ करें और इन्वेस्टिगेट करें। तो ये एक हक जो है, ये जो अनयूजुअल और बड़ा अजीबोगरीब हक दिया है, ये इस हुकूमत ने दिया है मुआहदे के जरिए। और अब चूंकि ये मुआहदा है तो इसकी पाबंद है हुकूमत, और एक जुडिशल इंस्टीट्यूशन जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो फिर उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हुकूमत का जो हुकूमत ने जो मुआहदा किया हो उसको इम्प्लीमेंट या उसकी फैसिलिटेट करें, और इसीलिए उन्होंने मुलाकात की होगी। मुझे तो ये पता चला था मीडिया से कि IMF शायद जुडिशल कमीशन के साथ भी मिलना चाहते हैं। right. और
फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि ये 26वीं तरमीम के बाद ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, ये मामलात क्या हैं जुडिशरी के, और ये क्यों एहतजाज हो रहे हैं और बाइकआउट क्यों हुए। तो हो सकता है कि वो JCP से मिले। बहरहाल चूंकि हुकूमत ने एक एग्रीमेंट कर ली है, इसलिए ये उनका हक इस वक्त IMF का है और वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, सो इस वक्त यकीनन ये एक आपने कहा अनयूजुअल मुलाकात है और ये आगे भी होगी। एक हमें स्प्लिट नजर आ रही है जुडिशरी में जो पिछले कई सालों से है, मगर अब बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। क्या इसका भी जायजा लेगा IMF का वफ्द? जी, मेरा ख्याल है IMF, बिकॉज ये तो सारी खबरों में ओपन ये न्यूज़ है, ये कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है उनको भी मालूमात होंगी, उनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी इधर है मौजूद, और वो अब ऑब्वियसली इसको कोशिश करेंगे पता करने की कि क्या मामलात हैं, क्योंकि आप देखें कि 5 जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब ये सीनियरिटी लिस्ट नहीं आ गई तो उन्होंने उस पर एतराज़ात उठाए, राइटिंग में उठाए, तहरीरी तौर पे उठाए। इसके बाद 4 सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इसका यही सीनियरिटी का मौक़िफ़ इख्तियार किया। मैंने भी ये खत लिखा सीनियरिटी के बारे में कि ये एक इशू है जिसको सॉल्व होना चाहिए, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वक्त अपोजिशन को मुल्क में। तो जब 9 जज साहिबान और अपोजिशन एक बात कर रही हो तो आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि IMF भी उसको उनको पूरी इत्ला होगी और वो समझना चाहते होंगे कि क्या हो रहा है। राइट, सो कल जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 6 परमानेंट और 1 कायम मकाम जज की तकर्री उन्होंने कर ली। आप लोगों ने बॉयकॉट किया इस इजलास का। ये जो कॉम्पोजिशन है जुडिशल कमीशन की, उस पर अब ये एक राय है कि शायद बॉयकॉट के अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा उसकी कॉम्पोजिशन ऐसी है कि एग्जीक्यूटिव को फ़ायदा होगा। इज़ दैट करेक्ट? देखिए, वो तो अपनी जगह एक मौक़िफ़ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके बावजूद जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं और मुशावरत से आगे चलाने की कोशिश करते हैं, अपनी इतराज़ात भी पेश करते हैं, तो उससे अल्टीमेटली ये उनको अपॉइंट करना है, वो बेहतर लोग ये अपॉइंट होते हैं। और हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट में भी जो ज़्यादातर अपॉइंट हुए वो उनके नॉमिनीज थे जो जज साहबान ने किए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये पार्टिसिपेट करने से, बेशक आप सही कह रही हैं कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है, जो तादाद है वोट्स की, वो हुकूमत के पास ज्यादा है, लेकिन आप बेशक एक वोट क्यों ना रखते हो, आप जब उसमें हिस्सा लेते हैं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट करने में आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं लेकिन कल का जो था जी, क्योंकि कल जो आमिर फारूक साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाने पर बाकायदा डिस्कशन हुई, उसमें कुछ लोगों ने ये पॉइंट रेज किया था सीनियरिटी का। अगर आप लोग वहां मौजूद होते तो शायद डिसीजन अलग हो जाता। नहीं, शायद डिसीजन तो यही होता, और ये डिसीजन मैंने, आप देखें ना, 3 चीफ जस्टिस बलूचिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उनको लेके आए हैं, वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के मुताबिक है, और अच्छे जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करेंगे। तो ये नहीं, हमें कोई जो ऑब्जेक्शन जो है, ये हमारा जो एतराज़ है, और मेरा कम अज़ कम एतराज़ इस पे बिल्कुल नहीं है किसी शख्सियत पे। मेरा एतराज़ ये है, मेरा असूल का एतराज़ ये था, असूली एतराज़, और वो ये था और है और रहेगा कि आपका जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतालिक, वो तय कर लें, क्योंकि हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को ट्रांसफर किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो एग्जिस्टिंग जजेस थे हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, उनसे ऊपर उनको सीनियर बना दिया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि जब मीटिंग कर रही थी जुडिशल कमीशन, तो एक तो वो जो सीनियर थे उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए कंसिडर किया जा सकता था, यानी वो पूल में शामिल हो गए, और दूसरा उनको चीफ जस्टिस भी बनाया जा सकता है। तो हमारा एतराज ये था, मेरा एतराज ये था कि आप पहले ये फैसला कर लें कि ये सीनियरिटी सही है कि नहीं है, क्योंकि ये ना हो कि आप गलत शख्स को कंसिडर करें और किसी शख्स जिसको कंसिडर करना था उसको ना कंसिडर करें सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये बड़ा नुकसानदेह होगा इंस्टीट्यूशन को। इसी तरह आप किसी गलत शख्स को कंसिडर कर लें चीफ जस्टिस के लिए, जो शख्स कंसिडर होना था, जो सीनियरिटी में नीचे चला गया है, वो ना कंसिडर हो, तो ये सारी चीजें
जुडिशियल इंडिपेंडेंस और आज़ादी के लिए दुरुस्त नहीं, और एक ट्रांसपेरेंट मामला होना चाहिए। इसलिए आप पहले फैसला कर लें, हफ्ते 10 दिन बाद मीटिंग कर लें, पोस्टपोन कर दें, ताकि ये फैसला हो जाए और ये कंट्रोवर्सी जो है ये खत्म हो जाए। लेकिन जब पोस्टपोनमेंट नहीं हुई, उसूली तौर पे हम फिर उस पूल को कंसिडर नहीं कर सकते थे जिसमें हमारे ख्याल से सीनियरिटी दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमने बाइकॉट में नहीं हम शामिल हुए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी प्रोसीडिंग्स में जो है शामिल नहीं होंगे। मुझे उम्मीद ये है कि अब जल्द इस चीज का फैसला अगर जुडिशियल साइड पे हो जाए तो ये कंट्रोवर्सी खत्म हो सकती है। बट आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, उन्हें हल करना है। आपको सिस्टम पर एतबार करना होगा, यानी यही सिस्टम, इससे इम्प्लीकेशन यही है कि यही सिस्टम है, इसी में अपने आप को एडजस्ट करें। सो फिर आपका क्या ऑप्शन है आपके पास अब? देखिए, बिल्कुल आप सही चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि सिस्टम तो इस वक्त है और उस सिस्टम के अंदर रह के ही हमने जो भी अपने एतराज़ात करने हैं वो करने हैं, लेकिन उस सिस्टम को ख़राब ना करें। अब ये जिस तरह ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक 13वां नंबर पे जो जज साहब थे उनको आपने आके तो नंबर 1 कर दिया, बीच में उन्होंने लेटर भी लिखा, फिर 4 सुप्रीम कोर्ट के जज ने लेटर लिखा, तो एक परसेप्शन आ गई कि शायद आप उनको चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। जब इस तरह की सिस्टम में हुकूमत जो है खुद ही प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश करती रहे तो फिर ये मसले पड़ते हैं और कंट्रोवर्सी पड़ती है और ट्रांसपेरेंसी खराब होती है। इसलिए इस सिस्टम में जरूर रह के चलना चाहिए, लेकिन फिर इस सिस्टम को खुद ही खराब भी ना करें। अगर आप इस सिस्टम को खराब करेंगे और रूल ऑफ मेजॉरिटी सिर्फ रखेंगे तो फिर वो मसाइल पैदा होंगे जो हो रहे हैं। सो कल एक खबर और भी आई कि कल इजलास के बॉयकॉट से कबल जस्टिस मंसूर अली शाह की शायद चीफ जस्टिस से कोई तल्ख कलामी हुई, ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, पहली बात तो ऐसा नहीं हुआ। हर एक ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया, तो मौक़िफ़ देना लड़ाई नहीं होती। लड़ाई बिल्कुल मैं तरदीद करूंगा कि लड़ाई नहीं हुई। उसके बाद हमने उसको जब हमने वॉकआउट कर लिया, जब हम बाहर निकल गए तो उसके बाद फिर बाकी प्रोसीडिंग्स चली। तो लड़ाई तो मैं आपको कह सकता हूँ किसी किस्म की नहीं हुई है, वैसे ही अफवाह है। लेकिन यकीनी तौर पे जो डिटेल्स होती हैं जुडिशल कमीशन के अंदर, कौन क्या कहता है और कौन क्या नहीं कहता, वो सारा चूंकि कॉन्फिडेंशियल होता है तो मैं वो तो आपको नहीं बता सकूंगा कि क्या एग्जैक्टली किसने क्या कहा। लेकिन जो सुबह भी पूछ रहे थे कुछ लोग कि कोई लड़ाई नहीं, तो वो मेरा ख्याल है बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। राइट। जो स्पीकर साहब हैं आज सादिक साहब, उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन को खतूत लिख दिए गए हैं। कब तक कमेटियों के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे? कब तक आप लोग नाम दे देंगे? देखिए, नाम तो हमने ऑलमोस्ट फाइनल कर लिए हैं, हम दे देंगे बहुत जल्द। लेकिन इसमें जो मेजर इशू है उसका भी मैं निशानदेही कर दूं आपको। ये 26वीं तरमीम जो लेके आए थे, हुकूमत का एक बड़ा उससे नीयत जो थी नजर आती है, और वो नीयत ये है कि वो उन्होंने ये कहा है उस अमेंडमेंट में, जो नई 26वीं अमेंडमेंट में जरिए लेके आए हैं, कि जो जब तक ये फैसला नहीं होगा कि कौन नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये वाले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिनके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हुई है वो कंटिन्यू करेंगे, यानी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही रहेंगे। इससे हमें शक ये होता है कि हम जो भी दे देंगे, जो भी हम नॉमिनेट करेंगे, हुकूमत उसकी बात नहीं मानेगी और वो अपनी नॉमिनेशन दे के हमें मजबूर करने की कोशिश करेगी कि आप हमारा नॉमिनी माने, और अगर हम ना माने तो फिर ये वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये आप हमारी डिफिकल्टी या हमारी जो इस वक्त पोजीशन है उसको आप अप्रिशिएट करें कि हम नाम तो देंगे, लेकिन हमें लगता ये है कि नियत हुकूमत की यही है कि हमारे नाम रिजेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे वो कि उनके नाम हम माने, और अगर नहीं मानेंगे तो वो फिर इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंटिन्यू रखेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन फॉर यू। लेकिन आपने जो नाम फाइनल किए हैं वो कुछ बताएंगे कहाँ से ताल्लुक है, या नाम ही बता दें? मेरा ख्याल है जब ये उसका फाइनल हतमी फैसला जो है वो इमरान खान साहब ही करेंगे,
हमने तो मुख्तलिफ जगहों से रिकमेंडेशंस आ गई हैं, लेकिन जब तक वो मेरा ख्याल है फैसला नहीं करेंगे फाइनल लिस्ट का, मुनासिब नहीं होगा कि मैं उसको आपके साथ शेयर करूं। राइट, ये भी खबरें आई कि नून लीग की जानिब से शायद जस्टिस नासिरुल मुल्क और जस्टिस तसद्दुक जिलानी का नाम दिया जा सकता है। ये नाम आप लोगों के लिए कैसे होंगे? जाती तौर पे तो बहुत अच्छे नाम है दोनों। मेरी अगर आप जाती राय पूछे तो मेरे साथ तो प्राइम मिनिस्टर थे नासिरुल मुल्क साहब, और उन्होंने बड़ा अच्छा टेन्योर गुजारा जब ये हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी। मैं उनके नीचे मिनिस्टर था उनकी काबीना में, तो और सामने पेश भी होता रहा हूँ। सदर जिलानी साहब की रेपुटेशन भी उसी तरह है, वो भी बहुत वेल लाइक पर्सनैलिटी हैं। तो ये तो दोनों नाम अच्छे नाम हैं। बट लेट्स से कि जस्टिस काजी फायज ईसा का नाम आता है, तो देन व्हाट विल बी योर रिस्पांस? फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर मुश्किल हो जाएगा। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की कोशिश कर रही है पीटीआई, अगर हम थोड़ा सा सियासत पे बात कर लें, उससे डू यू थिंक कि आप ये एक नई स्ट्रेटजी है, आप लोग इकट्ठे क्या प्लान करेंगे? सड़कों पे आएंगे या पार्लियामेंट के अंदर ही ऑपोजिशन रखेंगे? मेरा ख्याल है ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की जो मंसूबा है या जो हमारी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और वजह ये है कि कभी भी आप जितने भी मजबूत हों, जितने भी आपके साथ अवाम हो, जितने भी आप बड़ी एक पॉलिटिकल सियासी पार्टी हो, हमेशा ऑपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। उससे एक जो जब आप इत्तेहाद होता है ऑपोजिशन का, तो आपकी आवाज ज्यादा गूंजती है और आप ज्यादा चीजें जो हैं कामयाबी की तरफ जा सकती है आपकी जो तहरीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारा यही मौक़िफ़ रहेगा। मेरी नज़र में हर पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में है वो अपनी अपनी नज़रियात रखती है और अपने अपनी स्ट्रेटजीज रखती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम सारी इकट्ठे हो जाएं। लेकिन जो मुझे नज़र आता है कुछ असूल हैं, बड़े प्रिंसिपल्स हैं जिस पे हम बड़े आसानी से इकट्ठे हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। मसलन एक तो हमारा भी मौक़िफ़ है, उनका भी है कि इलेक्शन दोबारा हो जाए और इसमें एक जो मैंडेट है लोगों का वो वापस आ जाए। ये एक प्रिंसिपल है जिस पे हमारी सबकी एग्रीमेंट है और हम एक ही पेज पे हैं, एक ही सफ़े पे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बुनियादी हुकूक और इंसानी हुकूक की जो आप नुकसान पहुंचा रही है ये हुकूमत, उसके खिलाफ और जमहूरियत के प्रिंसिपल्स के लिए हम जो उन असूलों पे जो खड़े हो सकते हैं वो भी हम तैयार हैं ऑपोजिशन के साथ। इस तरह के कई असूल हैं जिन पे हम इकट्ठे हो सकते हैं। बेशक हमारे बाकी डिफरेंसेस जरूर हों, बाकी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ, तो ये एक पहला स्टार्टिंग पॉइंट है और उसको हमने शुरू कर दिया है। हम वेलकम कर रहे हैं, हम खुशामदीद कर रहे हैं हर एक को जो तैयार है हमारे साथ बैठ के इस मामले को, इस तहरीक ऑपोजिशन की तहरीक को और जमहूरियत की तहरीक को आगे चला सकता है। बट आप लोग नेक्स्ट इलेक्शन तो मांग रहे हैं, इसमें आई नो कि JUIF का भी मौक़िफ़ शायद यही है और पार्टीज भी शायद मुत्तफिक हो जाएं ऑपोजिशन की, लेकिन आपकी जो अपनी सिचुएशन है, आज इंटर पार्टी इलेक्शन केस में PTI की जानिब से फिर जवाब जमा नहीं कराया गया। आपको लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में शायद आपके मामला ठीक हो जाए, आप PTI को बल्ले का निशान मिल जाए? व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी टू डू दैट? देखिए, मेरा तो इस पे मौक़िफ़ एक क्लियर है कि हमें जल्द से जल्द इसका फैसला कराना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, बेशक हमें इलेक्शन कमीशन पे कोई एतमाद नहीं है, उन्होंने जो कुछ किया है वो सबके सामने है और रेफरेंस भी हमने फाइल की हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल के मुताबिक इसका फैसला जल्द होना चाहिए और वो जो भी फैसला करें हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपना ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला है सॉल्व करें ताकि आने वाले इलेक्शन में हमें बल्ला मिल सके। राइट, थैंक यू सो मच बैसी साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। कौम को मुबारक हो कि अब हमारे गरीब अरकान असेंबली मजीद दिन गरीब नहीं रहेंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात को 1 साल होने की खुशी में हुकूमत ने आज अरकान असेंबली की तनख्वाहों में एकदम से 300% इजाफे का बिल मंजूर कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने रस्मी एहतजाज तो किया, लेकिन जब स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि जो रुकन तनख्वाहों में इजाफा नहीं वसूल करना चाहता तो वो लिख कर दे दे, तो इस पर अपोजिशन ने चुप का रोज़ा रख लिया।
दिलचस्प बात यह है कि कौमी असम्बली में ये सब अमल एक ऐसे वक्त में हुआ है जब शारे दस्तूर से चंद ही मीटर्स के फासले पर IMF वफ्द मौजूद था। IMF वफ्द भी तनख्वाहों में होशरुबा इजाफे देखकर शायद कुछ सोच रहा हो कि पाकिस्तान को कर्ज देना चाहिए या पाकिस्तान से कर्ज लेकर गरीब ममालिक में तकसीम कर देना चाहिए। कौमी असम्बली से आज के बिल में मंजूरी के बाद अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह कितनी बढ़ी, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अरकान पार्लियामेंट की माहाना तनख्वाह 5,19,000 रुपये कर दी गई है। अरकान पार्लियामेंट को तनख्वाह की रकम हर किस्म के टैक्सेस की कटौती के बाद मिला करेगी। तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा और अरकान को जनवरी की तनख्वाह इजाफे के बाद दी गई। इजाफे से कबल अरकान पार्लियामेंट को 1,80,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। हर रुकन पार्लियामान को इजलास में शिरकत के लिए मुख्तलिफ अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद की मद में सालाना 27 अरब रुपए से ज़ायद खर्च होते हैं। कौमी असम्बली साल में औसतन 88 दिन और सेनेट 57 दिन काम करती है। फ़ी रोज़ की औसत से एक MNA पर रोज़ाना तकरीबन 7 लाख रुपए खर्च होते हैं। फ़ी रोज़ की औसत से एक सेनेटर पर 11 लाख रुपए यौमिया खर्च होते हैं। पाकिस्तानी कौम के टैक्सेस से हर रुकन पार्लियामेंट पर यौमिया 8 लाख रुपए खर्च होते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज फिर क्या कहा, ये भी देखिए। 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डू यू अपोज इट? I don't oppose, sir. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. लिख के दे दें अफरीदी साहब, जो नहीं लेना चाहता लिख के दे दें, नहीं मिलेगा। आजम साहब, मैंने ये ऑफर कर दिया है, जो तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख के दे दे, हम बिल्कुल लें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने भी स्पीकर कौमी असम्बली के जो बात कर रहे थे उसमें हाँ में हाँ मिलाई और चैलेंज किया तहरीक इंसाफ के अरकान को कि लिख कर दे दें कि आपको इजाफा नहीं चाहिए। उन्हें भी देखिए। मेरे ख्याल में हमें किसी पे भी कोई चीज़ इम्पोज नहीं करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो मेंबर्स जो आपको इन्फॉर्म करेंगे सर, दे शुड बी इंटाइटल्ड फॉर द इंक्रीज सैलरी। दोज हु डोंट इन्फॉर्म द स्पीकर ऑफिस, अगर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना सर किसी के साथ। एक लॉ पास हुआ है, उस लॉ की सब पे होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। जो नहीं लेना चाहते वो लिख के दे दे, लेकिन तकरीरें नहीं करें। डू यू अपोज दिस? आई डोंट अपोज दिस, पे बी रेफर टू द कमेटी। आप लिख के दे दीजिए, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, लिख के दे दें। इजाज़त हक साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इजाज़त हक साहब, एक तो आपको मुबारक हो, आपकी भी तनख्वाह बढ़ गई फिर आज। जी शुक्रिया। बिल्कुल, मैं था तो नहीं उधर जब ये बिल पास हुआ है, लेकिन बाद में मालूमात हुई थी कि उन्होंने बढ़ाया है। देखिए, इसमें बहुत सी बहस हो सकती है इस हिसाब से, क्योंकि पहले तो बिल्कुल पैथेटिक थी, यानी 1,80,000 रुपये जो दे रहे थे MNAs को। उनकी मतलब आप देखें कि कहाँ स्टैंडिंग क्या है और तनख्वाहें क्या हैं। इसी तरह अगर हम एवरेज निकालनी शुरू करें, बल्कि कुछ लोगों ने तो ये कहा था कि हमारी सैलरीज जो हैं पार्लियामेंट की वो जुडिशरी के बराबर होनी चाहिए, जो कि एक जज को मिल रही है तनख्वाह, वही हमें मिलनी चाहिए। लेकिन एक सेक्रेटरी जो है उसके बराबर हमें तनख्वाह जो है वो दी जा रही है अब। यानी उन्होंने ये एक स्पीकर ने अच्छा फैसला किया कि इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई, लेकिन एक सेक्रेटरी के बराबर किए हैं। लेकिन मेरी मालूमात जो हैं उसके मुताबिक जब ये साइन करवा रहे थे कि क्या MNAs जो हैं, कि उन्होंने जब पंजाब की बढ़ती हुई देखी, दीगर सूबों की बढ़ती हुई देखी, तो उन्होंने कहा कि ये जब सूबाई असेंबलियों की बढ़ रही है तो फिर MNAs की क्यों नहीं। इजाज़त साहब, अगर मुझे इजाज़त दें, ये यही सवाल है कि पंजाब की भी क्यों बढ़ी, दीगर की भी क्यों बढ़ी। ये बात ठीक है कि ये तनख्वाह अगर आमतौर पे देखा जाए तो रीजनेबल है, बट द पॉइंट इज़ कि आप वोट लेकर आए हैं, जजेस वोट लेकर नहीं आते, आप उन लोगों के वोट लेकर आए हैं जो कि जिसको आप पैथेटिक कह रहे हैं, वो उनके लिए एक बड़ा ख़जाना हो सकता है। हकीकत यह है कि बहुत सारे जो वर्किंग लोग हैं वो जब रेज मांगने जाते हैं अपने बॉसेस से, तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर में ये बताया जाता है कि मुल्क की इकॉनमी बड़ी ख़राब है, ये जो आपने नुमाइंदे भेजे हैं वो मुल्क को चला नहीं सक रहे, इसलिए हम आपको रेज नहीं दे सकेंगे। कितने प्राइवेट सेक्टर्स में आप चेक कर लें किस किस को रेज मिलता है। इस सिचुएशन तक पहुंचाने में अगर पार्लियामेंट का हाथ है तो फिर उनको किस बात की शाबाशी दी जा रही है? नहीं, इसमें शाबाशी की बात नहीं है। देखें, इट्स लाइक एन इंस्टीट्यूशन।
इसी तरह जुडिशरी भी इंस्टीट्यूशन है, ब्यूरोक्रेसी भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो कंपैरेटिवली ये नहीं है कि सारे जो आते हैं वहाँ मेंबरान जो आते हैं वो सारे कोई ज़मींदार हैं और कोई लैंडलॉर्ड हैं और कोई बड़े बड़े वो हैं बिजनेसमैन हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा पीटीआई के अंदर, क्योंकि इस दफ़ा तो उन्होंने जो टिकट बांटे हैं अपने वो ऐसे ही बांट दिए, खंबे को भी वोट पड़ रहा था, जो कि और माजी में भी ये होता रहा है कि कुछ उलमा कराम थे, कुछ जमात इस्लामी के लोग, कुछ JUIF के, जो टैक्सियों में बैठ कर आते थे, मतलब पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करने के लिए। उनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं होती थी। तो अगर आपने वो कौम के लिए काम लेना है तो फिर उसका थोड़ा बहुत थोड़े इख्तियारात भी जो है वो अगर माइंड ना करें साहब, आपकी बहुत अच्छा, मैं एक और बात आपको बताता हूं। भी मैंने पार्लियामेंट के लोगों को देखा है जो कि वहीं पे कैब भी लेकर आ रहे होते हैं, वहीं पर ट्यूब में भी बैठ कर आ रहे होते हैं। यही डेमोक्रेसी होती है। आने दें टैक्सीज में, क्या मसला है, क्या शर्म की बात है टैक्सी में आना। बरतानिया की तनख्वाहें आपको पता है कितनी मिलती हैं उनके MPs को, और कभी नहीं मेरी बात तो सुने ना, कभी उनके ऑफिसेज भी देखें आप जाकर, उनके एक MP का 5 से 10 लोगों का स्टाफ होता है। जी सर, बट आम आदमी की तनख्वाह भी देखें ना, उसके कंपैरिजन देखें। वहाँ पे एक आम आदमी की तनख्वाह कितनी है, पाकिस्तान में एक आम आदमी की तनख्वाह कितनी है, मिनिमम वेज यहाँ क्या है, मिनिमम वेज वहाँ का है। पहले आप ये देखें, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, मैं अपनी तनख्वाह बेशक वापस भी कर दूंगा, लेकिन नहीं, इट्स नॉट अबाउट यू जासब, ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट पर्सनल, ये तो एक गवर्नमेंट के एक्शन पे बात है। आई अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि जो कुछ हुआ है वो इतना भी गलत नहीं हुआ कि जितनी बदनामी की जा रही है। जब ये सिग्नेचर हो रहे थे तो 67 PTI के MNA ने उस पर साइन किया था, जिसमें वो पूछ रहे थे कि भाई तनख्वाहें बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर वो कह रहे हैं कि ये तो हमने देखा सब इकट्ठे हो गए, इस बात पे इकट्ठे हो गए, बाकी बातों पे इकट्ठे नहीं होती। अब एवरेज देखी जाए कि एक MNA पे साल का कितना खर्च हो रहा है, ये भी देखा जाए कि एक जज पे कितना खर्च हो रहा है और कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। कितने गरीब लोग जो हैं उनके मतलब दादा पोता और उसका भी आगे बच्चा जो है वो केसेस लड़ता है, पूरे नहीं होते, लेकिन उनकी तनख्वाहें देखें आप। सर मेरा तो मशवरा था उनकी भी कम कर देनी चाहिए थी, परफॉर्मेंस बेस्ड अगर किया जाए। और मैं अपने शुरू में ही कहा कि तनख्वाह कोई बहुत ज्यादा नहीं है अगर देखा जाए, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान की, जहां पर हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर प्राइवेट सेक्टर का हाल आप देखें, उससे जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इसलिए क्वेश्चन है कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय आपने अपनी तनख्वाहें बढ़वाना शुरू कर दी। बट इट्स नॉट अबाउट यू इजाज साहब एट ऑल। एक जनरल, आपने सही कहा कि PTI भी उसमें शामिल। बट लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट सेक्टर आल्सो। यस, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप MNA को एक को समझते हैं ग्रेड जो भी 21 का या 22 के बराबर है, वो तो मिनिस्टर जो है वो 22 है, MNA में भी 21, ग्रेड 21। तो प्राइवेट सेक्टर में आप देखें जाके, जब आप उनकी तनख्वाहें देखेंगे वो तो करोड़ों में लेते हैं। लुक एट दी CEOs ऑफ मेजर बैंक्स इन पाकिस्तान, मेजर प्राइवेट कंपनीज इन पाकिस्तान, मतलब अगर उनकी कभी आप देखें कितनी तनख्वाहें हैं, तो अगर आप समझते हैं कि हमें MNAs को मजदूरों के बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए तो वो मजदूरों के बराबर कर दें। चले आप एक इतना कह दें कि प्राइवेट सेक्टर में भी सबको रेज मिलना चाहिए हर साल, हमारा मसला हल हो जाएगा। पर लेट्स कम टू दिस पॉइंट, जो IMF आज आया है, आप जरूर आप कुछ कह रहे थे इजाज साहब। नहीं, मैं यही कह रहा था कि मतलब अब चले IMF की बात कर लेते हैं। सो आज जो मुलाकात हुई प्रेसिडेंटेड ही कह सकते हैं, अनयूजुअल किस्म की। जुडिशरी के अंदर भी अब IMF का इम्पैक्ट होगा। ये इसी तरह है कि जब आप ऊंट को खैमे के अंदर घुसने देंगे ना, तो वो फिर जो अंदर होगा उसको बाहर कर देगा, खुद खैमे के अंदर घुस जाएगा। लेकिन आप ये भी देखें, मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द सेंस कि भाई ठीक है वोट दिया और कोलिशन में उनके साथ है, हम कह सकते हैं। लेकिन इफ़ यू लुक एट द इकॉनमी ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, जब से ये इलेक्शन हुआ है ख़ास तौर पे, एक वो ज़माना था कि हमारी LCs नहीं खुल रही थी, एक वो ज़माना था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं पे हो रहा था, एक वो ज़माना था जबकि हमारा जो रुपये था वो रोल रहा था, स्टॉक मार्केट जो है बिल्कुल नीचे थी। तो जो कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कॉन्फ्रेंस के अंदर UAE में कि जी मैक्रो लेवल पे मतलब वी हैव डन लिटिल बिट बेटर देन बिफोर, तो वो सिचुएशन अब बेहतर हो रही है, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा, जो कि महंगाई, बेरोज़गारी, क्योंकि
एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 35,000 या 30,000 है, जब उसको 10-12,000 15,000 का सिर्फ बिजली का बिल आ जाएगा, और ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि चोरी जो होती है बिजली की वो तो होती है उमूमन शहरों के अंदर कुंडे लगाए जाते हैं, तो उनका जो इफेक्ट है वो होता है कि आप रूरल एरियाज़ में अक्रॉस द बोर्ड जो है वो उनको बढ़ा चढ़ा के बिल देते हैं रिकवरी करने के लिए। तो वो फिर ये चीज़, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, करप्शन को कम करने की ज़रूरत है, जो हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत को। अब एक मैं आज असेंबली में बात करनी थी, टाइम नहीं मिला, कि एक एग्जांपल आपको देता हूँ छोटा सा। ठीक है, अच्छा काम कर रहे होंगे जो भी कर रहे हैं, मतलब साफ़ सुथरा पंजाब या जो कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे इलाकों में साउथ पंजाब में और बहुत सी जगह इतनी वो सेम आई हुई है, सिल्ट आई हुई है, जो कि जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है ना वहाँ पे काश्त नहीं हो रही अब। लेकिन आबियाना उनको आया हुआ है, टैक्सेस उनको आए हुए हैं। अब वो लोग बेचारे परेशान हो गए, कभी एक दर पे दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी दूसरे दर पर, और उनका सुनने वाला कोई नहीं है कि जी जब ये गरीब आदमी जिसकी फसल खराब हो गई है, जब फसल नहीं लग रही, उससे टैक्स क्यों ले रहे हैं आप? आपने चीफ मिनिस्टर तो को ये इस हवाले से इन्फॉर्म किया? मैंने खत लिखा है, मैंने लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बताया है, चीफ मिनिस्टर को एक खत लिखा है, लोगों की जो आवाजारी है वो उन तक मैं पहुंचा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि इस पे तवज्जो दी जाएगी, और जो गरीब लोग हैं जिनके कंधों पे ज़रूर से ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है, उनका बोझ जो है वो कम करने की कोशिश की जाएगी। इजाज़ हक साहब, आप मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर भी थे गवर्नमेंट की साइड से, आपने कहा था लास्ट प्रोग्राम में कि जो फैसला होगा इन मुज़ाकराती कमेटीज़ के थ्रू ही होगा। अब तो वो ख़त्म ही हो गई मुज़ाकराती कमेटीज़, डायलॉग ही ख़त्म हो गए, सो अब फिर मामलात इधर ही रुके रहेंगे? नहीं, पेंडिंग हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। द डायलॉग हैज़ बीन पेंडेड फॉर अ लिटिल वाइल, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पीटीआई विल कम अराउंड, और बहुत जल्द उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दोबारा से मुज़ाकरात जो है वो शुरू किए जाएंगे। बल्कि आप तो कह रहे हैं यकीनन शुरू हो जाएंगे। अभी एक स्टॉल है, आप कह रहे हैं कि बातचीत होगी? बातचीत होगी ना, देखिए ना, बड़ा वो एक मैंने कहा ना कि इन चीज़ों में सब्र की, तहम्मुल की ज़रूरत होती है। लीडर तो सारे बन जाते हैं, लेकिन स्टेट्समैन बनने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लीडर वो होता है जो कि हु कैन लुक ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल ऑल्सो। तो ये तो दीवार के इसी तरफ देख के बस लड़ो मरो, अब कब तक ये लड़ेंगे और मरेंगे और ये मामलात करेंगे? आखिर में मुल्क को भी देखना है, मुल्क की बेहतरी भी देखनी है, और मेरा ख्याल है दे विल कम अराउंड। और क्योंकि उसके अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ वहाँ खड़े होकर, जब वो एक उनको पीरियड दिया हुआ ना 10 मिनट का या 15 मिनट का, कि आप असेंबली शुरू होते ही 10-15 मिनट शोर करेंगे, उसके बाद आप वॉकआउट कर देंगे, और उसके बाद जो है वो मामला एज नॉर्मल चलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत से लोग मैं देखता हूँ ना, जब वहाँ खड़े होकर वो कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारी वीडियो बन जाए, लेकिन उनका दिल नहीं चाह रहा होता कि वो इस तरह करें, मतलब इस तरह का शोर करें। राइट। मैं देखता हूँ उनके चेहरे पढ़ता हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे मालूम होता है कि वो बड़े कर्ब में होते हैं जब उस वक्त वहाँ पर वो फाड़ रहे होते हैं, कागज़ फाड़ रहे होते हैं, उनको उछाल रहे होते हैं। बल्कि अभी कल तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस पर बहुत पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा होता है, तो मेहरबानी करके कागज़ ना फाड़ कर उछाला करें और ज़मीन पर गिरते हैं जाके। ये बिल्कुल ठीक आपने कहा। नेक्स्ट टाइम कोई आएंगे मेंबर तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी आपकी जो अजम्पशन है उनके हवाले से। थैंक यू सो मच एजाज हक साहब फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर एक नज़र। वेलकम बैक। दुनिया में अमन अमान कायम करने का नारा लगाकर सदर बनने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब गाजा पर कब्जे की ख्वाब देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जागती आंखों से गाजा पर कब्जे की धुन में इतना आगे निकल गए हैं कि उन्होंने हालिया सीज़फायर को भी दांव पर लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को देखकर इजराइल को भी अब शय मिल रही है और वो इंतहाई मज़क्कर खेज़ बयानात उनके प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गाजा में हाउसिंग प्रोजेक्ट खोलने का जो एक बहुत ही अफसोसनाक बयान दिया था, उस पर हमास ने बतौर एहतजाज यरगमालियों की रहाई मौखर कर दी है। हमास ने अपने बयान में कहा है, लेट्स हैव अ लुक, इजराइल गाजा पट्टी के शहरियों को अपने इलाकों को वापसी में रुकावट डाल रहा है। इजराइल गाजा पट्टी में इमदादी सामान के दाखिले में भी रुकावटें खड़ी कर रहा है। यरगमालियों की रहाई में ताख़ीर का फैसला इजराइल को पाबंद करने के लिए किया गया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी से मुतालिक मंसूबे पर अस्करी मज़ाहमत पर भी अब गौर किया जा रहा है। हमास के इस इक़दाम पर इसराइल में शदीद एहतजाज देखा गया, इसीलिए आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक बयान दिया है। ज़रा देखिए। मेजर जनरल जाहिद महमूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ यही बात नहीं की कि वार्निंग दी, उन्होंने बहुत सारी बातें की। मसलन उन्होंने कहा कि जो यरगमाली वापस आए उनके हालात बहुत ख़राब थे, जबकि आप अगर देखें जो दूसरी तरफ से आए थे लोग, उनके हालात मुख्तलिफ़ किस्म के थे, वो ज़्यादा काबिल सवाल थे। बट उन्होंने बिल्कुल वन साइडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वन साइडेड बयानिया रखा और साथ ही साथ एक वार्निंग भी दे दी है। हाउ डू यू लुक एट इट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरिया, काफ़ी रिग्रेटेबल है ये चीज़, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो पहले भी आपके प्रोग्राम में भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये इसको मैं एक ऑपरेशनल पॉज कह लें या एक वॉर के बीच में प्रोबेबली फोकसिंग एट, अभी ये डाउट ये होता जा रहा है कि ये सिर्फ फोकस जो है वो वहाँ पे प्रोलॉन्ग पीस का या एक एंड स्टेट जो पैलेस्टाइन की हो सकती है या एक एंड ऑब्जेक्टिव जो किसी भी नेगोशिएशन का या किसी भी पीस एफर्ट का हो सकता है, वो सामने नहीं आ रहा। और ऐसा लगता है कि ये जो पीस फायर या सीज फायर हुआ है, ये प्राइमरीली इन हॉस्टेजेस को निकलवाने के लिए हुआ है कि कम से कम जब ये हॉस्टेजेस निकल जाएं तो एक विंडो फॉर द रीस्टार्ट ऑफ द एस्केलेशन वो कहीं ना कहीं रख दी गई है जी। किसी चीज को भी, किसी इवेंट को भी वो कैसस ब्लाय बनाकर उसको रीजन फॉर दी रिजम्पशन ऑफ वॉर कर सकते हैं। देखिए ट्रंप जो है वो दो तीन चीजों को एड्रेस कर रहे हैं। वो इस वक्त ना इन चीजों से न सिर्फ नेतन्याहू को, क्योंकि नेतन्याहू का जब अमेरिका वो जाना था तो उससे पहले अप्रीहेंशन थी कि वो थोड़े से फियरफुल जाएंगे कि शायद वो अपने जो 3 डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव ना कर पाए या अमेरिका की वो सपोर्ट हासिल ना कर पाए। बट उनका जो कंफर्ट लेवल ड्यूरिंग हिज विजिट नजर आया, उससे तो लगता है कि उनके साथ ऐसे प्रोमिसेस कर दिए गए हैं जो वार को उनकी मर्जी के मुताबिक ही एंड स्टेट तक लेके। बट जनरल साहब, बाइडेन इंतजामिया भी हर तरीके से प्रो इजरायली थी। कोई भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो हमेशा प्रो इजराइल होती है, बट जिस तरीके की जारहाना बातें अब प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, ये तो हमने माजी में भी नहीं देखा कभी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जी ट्रंप जो है वो अपने आप को अनऑर्थोडॉक्स प्रेसिडेंसी शो कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ही वो जो उन्होंने क्लेम किया सबसे पहले तो अपनी इलेक्शन कैंपेन में, एक डिफरेंट ट्रंप, प्रो अमेरिका, अमेरिकनाइजेशन जिसके बीच में ज्यादा थी, वो अपने आप को अभी शो भी कर रहे हैं। अभी ये गाजा के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ले दें तो उन्होंने सबसे पहले तो ये जो भी इलेक्शन में कैंपेन में उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं वो दिखा रहे हैं लोगों को, वर्ल्ड को, कि जी मैं उन पे अमल कर रहा हूँ। इमिग्रेशन को ले लें, यूक्रेनियन डिस्कशंस को ले लें, वॉर के ऊपर जो रशिया के साथ है, और गाजा को ले लें, ये आपके सामने है। इकोनॉमिक जो वॉर उन्होंने छेड़ी है, तो वट एवर ही क्लेम। सेकेंडली वो पूरे वर्ल्ड को इस वक्त और स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया को भी एक कंफ्यूज स्टेट में रखना चाह रहे हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है उन्होंने अपने साथ अटैच कर लिया कि ट्रंप का कोई पता नहीं है कि वो एवरीबॉडी इज रनिंग बिहाइंड हिम। वो इस वक्त बहुत आगे जा रहे हैं और बाकी मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने जितने महाज खोल लिए सबको उन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है। एंड थर्डली वो ये समझते हैं कि देखिए ये एक ही टेन्योर है उनका, तो जब मिड टर्म्स शुरू हो जाते हैं, हाफ ऑफ द टेन्योर आप चले जाते हैं इलेक्शन स्पोर्ट्स, तो वो ये समझते हैं कि शायद मुझे अमेरिकन सपोर्ट या जो नॉर्थ है यूएस की ऑन हिज एक्शंस उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। पॉलिटिक्स टेक ओवर कर लेगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, उसी के अंदर शॉर्ट टाइम में वो अपने आप के अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और एक और चीज एडिशनल मैं इसमें कहूंगा कि वो जो फॉर राइट है अदर देन नेतन्याहू, जैसे स्मोट्रिच वगैरह है या जो वो पार्टी जिन्होंने इस सीज फायर की मुखालफत की थी, उनको भी ये बता रहे हैं कि आपके भी कंसर्न्स को हम एड्रेस करेंगे। तो एक कम्प्रीहेंसिव एड्रेसल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है फॉर द इजराइलीज। लेकिन इसके बीच में अनफॉर्चुनेटली वो एक रियल स्टेट जैसे उसका कोई बिजनेस अभी तक कर रहे हो, गाजा को ऐसा समझ रहे हो, खैर उसकी पजीराई नहीं मिली। अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको रिजेक्ट कर रही है। तो ये तो आप ये चल के अभी वक्त बताएगा कि हाउ पीपल and how international community respond to his application. Right. अब जरा मुस्लिम कम्युनिटी को भी देख लें, मुस्लिम वर्ल्ड ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि OIC वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास तलब किया जाए। 27 फरवरी को अरब लीग का सबराही इजलास मिस्र में होगा। हमने देखा MBS की तरफ से भी बहुत शदीद किस्म की स्टेटमेंट आई है। उन्होंने पूरा एक रेफरेंस दिया है पुरानी वॉर्स का। उन्होंने कहा कि हम जंग जीतने वाले लोग हैं। क्या कोई तब्दीली नजर आ रही है आपको मुस्लिम वर्ल्ड का रिस्पांस इस वक्त देखकर? तब्दीली से ज्यादा मुझे फियर्स नजर आ रहे हैं फरिया इसके बीच में, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी नजर आ रही है
देखिए, ट्रंप की पूरी कोशिश होगी कि जो इब्राहिम अकॉर्ड है इसको एक्सटेंड किया जाए और नेशंस तक पहुंचाया जाए, और खास तौर पे उनका मेन फोकस रहेगा सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो वो एक किसी भी कंट्री को बायलैटरल रिलेशनशिप के बीच में भी जो अमेरिकन अप्रोच है जिसको मल्टीपल प्रोंग से करते हैं जी, डिप्लोमेसी भी उसमें शामिल होती है, पॉलिटिक्स भी शामिल होती है, और पॉलिटिक्स ऑफ कोरिजन भी होती है, और पॉलिटिक्स ऑफ एडवांटेज भी वो दिखाते हैं कि जी आपको हमारे से फायदा क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इकोनॉमिक्स को अपनी पॉलिटिक्स ऑफ जो इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है उसको भी साथ साथ चलाते हैं। तो वो आपको स्टिक भी दिखाते हैं और कैरेट भी दिखाते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया का अपनी जो लीडरशिप का जो सवाल आ जाएगा अरब वर्ल्ड के ऊपर या मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि वो भी कंटेस्टेशन में वो अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पे या लीड रोल में रखने को कोर्स फोकियत देगा, तो इसलिए वो कहते हैं कि जब तक ये 2 स्टेट सोल्यूशन या एस्पायरेशन ऑफ फलस्तीन के लोगों के मुताबिक जब तक सोल्यूशन नहीं होगा तो उसकी एक्सेप्टेंस वो कर ही नहीं सकता। तो रोल में तो तब्दीली फरिया मैं तब मांग लूंगा जब प्रैक्टिकली कोई चीजें इंप्लीमेंट होगी, जब ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो और उसमें मीनिंगफुल बातचीत के बाद कुछ चीजों के इंप्लीमेंटेशन हो। अभी आप देख लें वो जितनी भी कम्युनिटीज हैं सबको उनको इंसेंटिव भी पेश करते हैं और साथ साथ थ्रेट भी अपनी कर देते हैं। और ये जो वॉर टर्म्स वो यूज करते हैं, जैसे हेल ब्रेकआउट की बात करते हैं, हेल विल ब्रेक आउट, गो, तो दीज आर आई मीन डिफरेंट टर्म्स जो एक हेड ऑफ स्टेट को या जो डिप्लोमेटिक नाम्स में या जो एक स्टेट्समैन की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उससे बिल्कुल खिलाफ एक अनऑर्थोडॉक्स चीज है। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देती है। राइट, तो चाइना और रशिया का रिस्पांस क्या हो सकता है अगर ये इसी किस्म के तसल्लुत वाले बयान जारी रहते हैं या एक्शन जारी रहते हैं अमेरिका की तरफ से? रशिया तो देखिए जी, यूक्रेन की वजह से फरिया वो खुद इंगेज हुआ है, यूएस के साथ उनका कम्युनिकेशन है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो क्लेम किया कि ये स्पोकन टू द प्रेसिडेंट पुतिन, और वो प्रोबेबली अपने उसमें। फिर रशिया का जो रिस्पांस है वो सीरिया के वक्त तो हमें अगर कुछ उसने रिस्पॉन्ड करना होता या कोई इफेक्टिव उसकी कोई पॉलिसी होती या एंगेजमेंट की सीरियसनेस होती, तो वो मेरे ख्याल में जब सीरिया में सिचुएशन हुई थी जहां पे दे वर डिफीटेड कह लें या इनको वहां से निकलना पड़ा था उस वॉर से, तो उस वक्त अगर आती तो फिर तो हमें समझ आता था कि ये इसको, तो इस ट्रंप की यही तो मैं चीजें कह रहा हूं कि उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन इतने महाज खोल दिए हैं कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पूरे मीडिया को, सबको एंगेज कर दिया है मुख्तलिफ चीजों में। ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने सारे अपने महाज खोले हैं जी। तो उसमें मुझे तो इतना कोई पॉजिटिव या कोई इफेक्टिव रोल कह ले रशिया का या वो उनकी थ्रेट को रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। यकीनन इस वक्त बहुत टेंस सिचुएशन हमें नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में, और बहुत ज़्यादा खदशा है कि जो सीज़ फायर था वो वक्ती ही साबित हो। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घरवालों का ख्याल रखिएगा। हाफिज़।